मैं पहले अनुरोध करूंगा जरा आप लोग सेटल हो जाएं और सभी अपने मोबाइल फ़ोन ज़रूर बंद कर दें या साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि अमित शाह जी ने अपना समय निकाला है और हम लोगों को ये सुनना बेहद ज़रूरी है कि उनकी बात को हम गौर से सुनें। आप तो जैसा मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है अमित शाह जी का, इनके बारे में राजनीति में कई तरीके की, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने इतनी तेज़ी से अपना मुकाम बनाया, ये खुद एक राजनीतिक किंवदंती बन गए हैं। और मैं पहले अध्यक्ष जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट आप अपनी बात कहने का कष्ट करें और फिर हम लोग नहीं आप नहीं आप 5 मिनट नहीं, आप अपनी मर्जी से 5 मिनट एक जुमला था। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान हिंदी का के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का एजेंडा सेट होना बहुत जरूरी होता है। और उन्होंने आज ये कार्यक्रम कर यूपी चुनाव के एजेंडे को सेट करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मित्रों, हमारे देश में आजादी के तुरंत बाद ही करीब करीब हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम और उसमें भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया। ये बहुपक्षीय राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने स्वीकार करी। इसके साथ ही इस महान देश ने इसके प्लस और माइनस दोनों को स्वीकार किया था। और आज 70 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो काफी कुछ अच्छा भी हुआ है, काफी कुछ होना बाकी भी है। मगर एक बात निर्विवाद है कि दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की लोकतंत्र की आस्था के लिए एक बहुत अच्छा इमेज बनाने में यह देश सफल हुआ है। पूरी दुनिया मानती है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी पहुंच गई हैं। इसमें कोई विवाद नहीं रहा। मगर पॉलिटिक्स के साथ, जैसे ही मैंने कहा कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समय जाते जाते चुनावी राजनीति के अंदर चुनाव का आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफी सारी आज भी सुधार होना बाकी है। अक्सर हम देखते हैं चुनाव जातिवाद के आधार पर होता है, चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर होता है, चुनाव एक परिवारवाद के आधार पर होता है और चुनाव का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं समाज, प्रदेश या देश और समाज का नागरिक बनने की जगह पार्टियां बनकर रह गई हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि यह परिस्थिति के अंदर हम परिवर्तन करें और इसलिए देश में बहुत जरूरी है कि चुनाव के वक्त ही ये एजेंडा सेट हो कि इस देश की पॉलिटिक्स परिवारवाद के आधार पर न चले, इस देश की पॉलिटिक्स जातिवाद के आधार पर न चले, इस देश की पॉलिटिक्स अपीसमेंट के आधार पर न चले, इस देश की पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस के आधार पर चले। जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है जनता उसको चुनकर रख दे और जनता उसको बागडोर सौंपे। अगर हमारे लोकतंत्र को हम सब मिलकर उस दिशा में ले जा सकते हैं तो मुझे भरोसा है कि आने वाले 10-15 सालों में इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे शिखर पर के राष्ट्रों में होगा, इसमें दो राय नहीं है।
और ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जब मैं बात करता हूं तब मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत करी है। जनसंघ के नाते जब हम हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू करें, इमरजेंसी के कुठाराघात जो हुआ लोकतंत्र पर, उसके कारण जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद एक लंबा सफाई तय करते करते एक एक जगह पे हमारी सरकारें आनी चालू हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, गोवा, ये लंबे समय से भाजपा शासित राज्य हैं। इस देश में अब क्या करेंगे ऐसी बात करना बेमानी है, क्योंकि इस देश ने चारों प्रकार की सरकारें देखी। कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टियों की सरकारें भी देखी हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों की सरकारें भी देखी हैं, परिवारवाद के आधार और प्रांतवाद के आधार पर चलने वाली सरकारें भी देखी है, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से चलने वाली सरकारें भी देखी है। इस देश ने अब तुलनात्मक अभ्यास करने का समय आ गया है। चारों प्रकार के विकास के मॉडल जनता के सामने हैं। कांग्रेस की सरकारें थी, उन राज्यों में क्या हुआ है? कम्युनिस्टों की सरकारें थी, उन राज्यों में क्या हुआ है? प्रदेशवाद और जातिवाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर जो पार्टियां चलती है, उनकी सरकारों ने क्या किया है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया है? और ये तुलनात्मक अभ्यास का बेस आंकड़े होने चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बीमारू राज्य के दो स्टेट थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और पुराना मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़, ये कांग्रेस के जमाने में बीमारू स्टेट में शामिल हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार हुए हैं, और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण हुआ। गुजरात के विकास का मॉडल भी लोगों के सामने है। आजादी के 70 साल के बाद भी अगर मैं आज उत्तर प्रदेश में कह देता हूं कि मेरी पार्टी की सरकार बनती है और मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री बैठता है, तो आपके घर में 24 घंटा बिजली पहुंच जाएगी, तो यूपी की गरीब जनता, जिसने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं देखा है, वो कहेगी कि अमित भाई चुनावी वादा कर रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। इस तरह का शासन यहां पर रहा है। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में परिवर्तन के वादे के साथ जाना चाहते हैं, मगर परिवर्तन किस चीज का? मुख्यमंत्री बदलने का ना, सत्ता परिवर्तन ना, दल परिवर्तन ना। हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। एक इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को उत्तर प्रदेश में हम बढ़ावा देना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का सूत्रपात करे। जो परफॉर्मेंस के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके हाथ में सूबे का राजनीति हो, उनके हाथ में सूबे के सत्ता के सूत्र हो। इस प्रकार की हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम यूपी के युवाओं के स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको रोजगारी के मौके देना चाहते हैं, शिक्षा ऐसी देना चाहते हैं जो उसको बेरोजगार न बनाए। एक सकारात्मक सोच हम युवाओं को देना चाहते हैं और उनको देश की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा प्रवाह के अंदर सम्मिलित कर विश्व के युवा के साथ स्पर्धा कर सके, इस प्रकार की सोच देना चाहते हैं। यूपी के युवा के मानसिकता में परिवर्तन करने का काम यूपी सरकार का है, और मैं मानता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनती है तो देखते देखते ही आज यूपी का युवा जो गुमराह है, यूपी का युवा विश्व के युवा के साथ स्पर्धा करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। मित्रों, यूपी के किसानों की स्थिति, ये गंगा जमुना का प्रदेश है। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां 1200 फुट नीचे से पानी लाना पड़ता है, यहां 60 फुट नीचे चले जाओ पानी उपलब्ध है, किलोमीटरों तक लेवल लैंड दिखाई पड़ती है, फर्टाइल लैंड दिखाई पड़ती है, मगर कृषि का विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक योजना भेजती है, सॉइल हेल्थ कार्ड, जमीन का तबीयत कैसा है, तो उसको यहां पर तवज्जो नहीं दी जा सकती है।
यहां किसान को वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है कि आपकी भूमि के अंदर कौन से तत्वों की उपलब्धि नहीं है, कितना खाद डालना पड़ेगा, कौन सा क्रॉप लेना पड़ेगा, कितना पानी डालना पड़ेगा, कौन सा क्रॉप लोगे तो ज्यादा से ज्यादा उपज पाओगे, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयोग लेबोरेटरी तक सीमित है। हम लैब को लैंड तक ले जाने के लिए इस देश में सरकार बदलना चाहते हैं। किसानों की स्थिति ठीक करना, क्रॉप पैटर्न को चेंज करना, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना, मंडियों का आधुनिकीकरण करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर किसान को फायदा दे, इस प्रकार का एक जाल बुनना चाहते हैं। देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज आशीर्वाद है, मगर उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भदोही काशी क्षेत्र के सभी किसानों तबाह हो गए बाढ़ के अंदर, मगर उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा इसलिए नहीं मिलता कि यहां कौन कंपनी को देना है बीमा वो ही तय नहीं हो पाया, कौन कंपनी कितना कमीशन देगी इसके झगड़े में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही नहीं भरा गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई और नहीं हो सकती। कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारे बगैर कभी विकास नहीं हो सकता। कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे प्रदेश में जहां दिन दहाड़े रोड पर बलात्कार होता हो, फिरौती ली जाती हो, भूमाफियाई गरीबों की छोड़िए, सरकार की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन अपने सरकारी सपोर्ट के कारण दबा कर बैठे हैं, दंगे होते हो, तुष्टीकरण के आधार पर प्राथमिकी रजिस्टर होती हो, इस प्रकार के प्रदेश में विकास आना संभव ही नहीं। मैंने सुना नहीं भाई अखिलेश ने आगे क्या कहा, मगर उन्होंने विकास के दावे जरूर करे होंगे। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, विकास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बशर्ते आपकी पार्टी में इस प्रकार के व्यक्ति न हो जो भूमाफिया हो। इसकी शर्त है आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति न हो जिनका एंटी सोशल एलिमेंट से, एंटी नेशनल एलिमेंट से कोई अलायंस न हो। अगर आप इस तरह की पार्टी दे सकते हो तो आप भी विकास जरूर कर सकते हो, मगर मुझे मालूम है आप इस प्रकार की पार्टी नहीं दे सकते हो। आपको विरासत में मिला है, वो अभी आप विरासत में ही देकर जाओगे, सुधार नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में आई वहां कानून और व्यवस्था के आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे अच्छी कानून और व्यवस्था कहीं पर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में रही। महिला सशक्तिकरण, शायद शेखर जी पूछेंगे, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर इस पर मैं बताऊंगा जरूर। अगर नहीं पूछेंगे तो 2 मिनट मांगकर भी बाद में बताऊंगा। रोजगारी के लिए भी सरकार जिस प्रकार से काम करना चाहिए, मुद्रा बैंक योजना सबसे कम अमल अगर कहीं पर हुआ है तो यूपी में हुआ है। स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और डिजिटल इंडिया, ये सारी योजना धरी की धरी रह गई। दिल्ली से तो भेजी जाती है, लखनऊ तक पहुंचती है, परिपत्रों में उलझकर रह जाती है, पूर्वांचल के गांव तक नहीं पहुंचती। युवा बेचारा लाचार होकर, बेरोजगार होकर खड़ा है। हमें स्थिति को बदलना चाहते हैं, इसको परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का विकास संभव ही नहीं है। भारत का विकास संभव ही नहीं है जब तक यूपी का विकास नहीं होता। इतना बड़ा भूभाग और 22 करोड़ की जनसंख्या छोड़कर देश का विकास हो नहीं सकता। देश का विकास डबल डिजिट ग्रोथ रेट तभी आ सकता है जब यूपी देश का ग्रोथ इंजन बने, डबल डिजिट ग्रोथ रेट यूपी सिद्ध करे, तभी देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट अपने आप हो जाएगा। मित्रों, सामाजिक सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को, शौचालय की योजना भी यूपी सरकार गांव तक नहीं पहुंचा पाई है। आज भी खुले में शौच करने के लिए जाना पड़े, वो इस समाज के लिए अभिशाप है। देश के प्रधानमंत्री ने इसको अपना मुद्दा बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुद्दा बना है। गंगा की स्वच्छता, गंगा की निर्मलता को मुद्दा बनाया है। ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए क्योंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यहां पर बंद है। अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ठीक नहीं है तो केंद्र सरकार, हमारे संविधान का जो खाका बना है फेडरल स्ट्रक्चर का, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती।
आप स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, बिजली के लिए कुछ नहीं कर सकते, पानी के लिए कुछ नहीं कर सकते, रोड के लिए कुछ नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ये सारी चीजें राज्य सरकार के अधिकारों में निहित है। जब तक यूपी की राज्य सरकार ये सारी चीजों को अपना एजेंडा नहीं बनाती, ये कभी नहीं हो सकता। हमने एक वादा किया था 2014 में कि हम भारत की स्थिति को बदलेंगे। याद करिए 2014 का भारत का स्थिति, पूरे देश भर में हर नागरिक के मन में और दुनिया में जहां भारतीय रहते हैं सबके मन में एक आशंका थी, भारत किस दिशा में जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य क्या है। युवा के मन में निराशा थी, आक्रोश था। आक्रोशित युवा हजारों लाखों की संख्या में रोड पर आकर प्रदर्शन करते थे। महिलाएं असुरक्षित थी, सीमाएं असुरक्षित थी, सेना का सैनिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, उसके सर काट लिए जाते थे, उफ तक नहीं होती थी दिल्ली के दरबार के अंदर। इस प्रकार की व्यवस्था थी और दुनिया भर के अंदर हिंदुस्तान के सम्मान को अगर किसी एक 10 साल में नीचे ले जाने का काम हुआ है तो यूपीए सरकार में हुआ। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी उसके मुखिया बने। मैं कहना चाहता हूं, सब परिस्थिति हम नहीं बदल पाए हैं, मगर इतना निश्चित है आज देश का एक एक व्यक्ति को भरोसा है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है। और दुनिया भर में देश के प्रति एक सम्मान की भावना जगी है। दुनिया को आशा है कि भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। दुनिया के प्रथम पंक्ति के देशों के अंदर आज भारत ने अपना स्थान निश्चित कर लिया है। हम सब विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली व्यवस्था बन सके हैं, हम सीमाओं का सुरक्षा सुनिश्चित कर सके हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, पार्टी इन पावर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, कि हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, और अगर करने की कोई हिम्मत करता है तो उसको माकूल जवाब वहीं से दिया जाता है। और सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है मित्रों। अब ये जमाना चला गया कि आप सीमा पर गोली चलाओगे तो ऑर्डर की राह देखनी है। सीमा पर गोली चलती है, सेना के पास ऑर्डर उपलब्ध है, गोली का जवाब गोले से दो और इस देश की रक्षा करो। आजादी के 70 साल के बाद पहली बार विदेश नीति और रक्षा नीति को कोई घालमेल करे बगैर अपनी अपनी जगह पे सटीक स्थान पर रख दिया गया है। आज विदेश नीति और रक्षा नीति के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। विदेश नीति भी स्पष्ट है, हम पूरी दुनिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, और रक्षा नीति भी स्पष्ट है कि हमारी सीमाओं का सम्मान कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों चीजें अपने अपने स्थान पर ठीक है। मुझे मोहतरमा ने कह दिया है कि भाई समय का समाप्त हो गया है। काफी सारी बातें हैं, खैर मगर बातचीत करते करते बता देंगे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी की जनता को कि हम यूपी में परिवर्तन चाहते हैं, यूपी की स्थिति को बदलना चाहते हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश को बदला, जैसे गुजरात को आगे बढ़ाया, जैसे छत्तीसगढ़ को बदला, जैसे राजस्थान को बदला, जैसे झारखंड में विकास शुरू हो रहा है, जैसे हरियाणा के अंदर विकास और दृढ़ीभूत हो रहा है, जैसे फिर से एक बार महाराष्ट्र उठ खड़ा हुआ है। समय आ गया है, समय की मांग है। यूपी के अंदर ही भी कानून और व्यवस्था का राज हो, यूपी के अंदर भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का सूत्रपात हो। जो परफॉर्म करते हैं जनता उनको चुने, जिनको चुनती है वो अपना हिसाब दे। इस प्रकार की राजनीति हो। देश की यूपी की राजनीति से जातिवाद दूर हो, परिवारवाद दूर हो, और मेन जो कानून और व्यवस्था से संबंधित है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स, एपीसमेंट का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति यूपी की जमीन से उखाड़ कर फेंक दी जाए, तभी जाकर यूपी का भला हो सकता है। अब शेखर जी के साथ बातचीत करते करते मैं मेरी बाकी की बात बताऊंगा, मगर मैं यूपी की जनता को हृदय की गहराइयों से अपील करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपने सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मौका दिया है, यूपी का विकास नहीं हुआ है। हमें एक बार मौका दिया था, कल्याण सिंह और राजनाथ जी के नेतृत्व में हमने यूपी का विकास करने का एक निष्ठावान प्रयास किया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। दोबारा मेरे अपील करे बगैर ही आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार चुनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद।
सवाल तो आपके लिए कुछ और सोचा था, लेकिन आपने महिला सशक्तिकरण की बात की। तो पहला सवाल तो मेरे दिमाग में अमित भाई ये आता है कि आपने तो अपनी इकलौती गुजरात की मुख्यमंत्री थी महिला, उनको ही हटा दिया। अगर महिला को मुख्यमंत्री बनाना इसी को आप सशक्तिकरण कहते हैं तो मुझे तो आपकी सोच पर दया आती है शेखर जी। आप दया करें, यही सवाल है मेरा। मैं महिला सशक्तिकरण जब कहता हूं तब महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करता हूं। समाज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसी भी महिला को कोई टेलीफोन पे अपनी शादी तोड़ने का न्यूज सुना दे, किसी भी महिला को बच्ची पैदा हो जाए तो तलाक 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 कहकर उसको शादी तोड़ने का ऐलान कर दे। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। समाज में हमारे संविधान के तहत हर धर्म की, हर समाज की महिला को समान अधिकार प्राप्त है और पुरुषों के समान अधिकार उनको मिलने चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही पहल करी है, सबसे पूछा है, सबने स्पष्ट करना चाहिए। और मेरा तो आग्रह है यूपी की मातृशक्ति से कि ये चुनाव को आप महिलाओं के सम्मान का चुनाव बनाइए। आपके जो राजनीतिक आदर्श है वो चाणक्य हैं। आपके कमरे में चाणक्य की एक बहुत अच्छी फोटो लगी हुई है। आप चाणक्य के सिद्धांतों में यकीन करते हैं? मैं नहीं, काफी लोग यकीन करते हैं, मैं तो करता ही हूं। खैर, तो चाणक्य की एक नीति थी, साम दाम दंड भेद। तो जहां भी आप चुनाव लड़ते हैं वहां दूसरी पार्टियां टूटने लग जाती हैं। तो ये क्या आप चाणक्य से प्रभावित होकर ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपकी तरफ आने लगते हैं? आसाम में तो वो क्या दिया गया? डिफेंसिव जवाब नहीं दूंगा। दूसरी पार्टियों को संभालने का मेरा दायित्व नहीं है। सबने अपनी अपनी पार्टियां संभालनी चाहिए। मुझे मेरी पार्टी का एक्सपांशन करना चाहिए। ओके, तो उत्तर प्रदेश में क्या हम लोग ये यकीन करें कि आने वाले वक्त में कुछ और पार्टियां कमजोर होने जा रही हैं सामने वाली? मेरा बस चले तो उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी सबसे मजबूत हो। मेरी पार्टी ने उसीलिए मुझे अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश में जब से आपने अध्यक्ष पद संभाला है, कुछ रह रह के बातें होती रहती हैं, जैसे कि जिन पर विवाद भी होता है यूपी से ही। कभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बात होती है। अब जैसे अभी अभी मेरे पास एक ट्वीट से भी सवाल आया और एबीपी न्यूज़ की चित्रा त्रिपाठी भी जानना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। उन्होंने तो दो नाम भी लिखे हैं, मैं बोलता हूँ, राजनाथ सिंह या महंत आदित्यनाथ। देखिए, अभी पार्टी ने तय नहीं किया है कि हम चेहरा लेकर चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसलिए मेरा कोई नाम बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र आज भी जीवित है। हमारे यहाँ जन्म लेने से नेता तय नहीं हो जाता। हमारे यहाँ किसी के यहाँ पैदा होने से नेता नहीं बना जाता है। कठोर परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, कपड़ों पर कम से कम टन बंद धूल लगानी पड़ती है, धूल फांकनी पड़ती है, जब जाकर नेतृत्व तय होता है। मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करें। हमने कई जगह पे नेता तय नहीं किया, आज उन प्रदेशों को हमने आगे बढ़ाया है। हम मध्य प्रदेश में भी नेता तय कर नहीं गए थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां अपार संभावनाएं पड़ी हैं, अखूट पानी पड़ा है, फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश युवा है, सबसे तेज दिमाग वाला युवा है। और यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश 5 साल के अंदर ही बन सकता है और हम बनाकर दिखा सकते हैं। अभी अखिलेश यादव ने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए अचानक एक अफवाह कल नमक की फैली। तो और वो उनका आशय ये था शायद कि जो आपने नोट बंद करने का फैसला आपकी सरकार ने लिया, उसके बाद जो जन समस्याएँ पैदा हुई, एटीएम्स में लाइन लग गई, और तो कल अचानक ये अफवाह फैल गई कि नमक गायब हो गया है उत्तर प्रदेश से। देखिए, अखिलेश जी ने मुझे मालूम नहीं कि क्या सोचकर ऐसा कहा होगा, मगर नमक की लाइनें लगने से एटीएम की लाइनें कम नहीं हो जाती। एटीएम की लाइनें तो उतनी ही रहती है, 2 लाइनें होती है, तो अव्यवस्था कम नहीं होती जी। मगर अफवाहें फैलनी नहीं चाहिए
और एटीएम के लिए भी अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए। जो प्रामाणिक करदाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सब बेखौफ होकर अपने 500 और 1000 के नोट बैंक के अकाउंट के अंदर भर सकते हैं और सभी के नोटों को बदलने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। थोड़े धैर्य की जरूरत है, 3-4 दिन में ही ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से वो फैसला लिया गया है, एक तो विपक्ष इस पर खुलकर बोल नहीं पा रहा है इस फैसले पर, वो काले धन का फैसला है, नहीं लेकिन भाई। सबको ये लग रहा है कि फैसले के लिए जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से लोगों के दुख दर्द का ध्यान दिया जाना चाहिए था, ये आरोप सबने लगाया कि वो नहीं लिया गया। देखिए, पहली एक तो आपकी बात ठीक नहीं कि विपक्ष खुलकर नहीं बोल रहा है। आपने शायद प्रेस में देखा नहीं, वो तो खुलकर ही बोल रहे हैं। तो परेशानियों पे बोल रहे हैं, काला धन पर नहीं बोल नहीं, मतलब ये फैसला नहीं लेना चाहिए। इसका उसको थोड़ा 1 सप्ताह लंबा दीजिए, 2 दिन लंबा दीजिए। क्यों भाई 2 दिन? क्या करना है आपको 2 दिन में? 1 सप्ताह में आपको क्या करना है वो तो बता दो, तो मोदी जी जरा सोचे। 1 सप्ताह बढ़ाने से आप क्या करोगे वो देश की जनता को बता दो जरा। देखिए, फैसला अगर गोपनीय नहीं है, इस प्रकार का फैसला, तो इस फैसले का फायदा देश को नहीं होगा। एक ही फैसले से देश के अंदर से काले धन की बहुत बड़ी मात्रा में कटौती होने वाली है। एक ही फैसले से सारे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी आज निर्धन बने पड़े हैं। एक ही फैसले से पूरा नक्सलाइट मूवमेंट चरमरा गया है। एक ही फैसले से नकली नोटों का कारोबार शून्य हो गया है। एक ही फैसले से हवाला का कारोबार शून्य हो गया है। एक ही फैसले से ड्रग के कारोबारी पस्त पड़े हैं। मैं मानता हूं देश के हित में इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता और हम पूर्ण संवेदनाओं के साथ जनता को जो तकलीफ पड़ रही है उससे हम जानकार हैं। इसको कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर किसी को अगर कोई बड़ा दर्द हो जाता है तो जान चली जाए, इससे तो अच्छा है कि भाई एक ऑपरेशन कर लिया जाए, थोड़े दिन पाटापिंडी रहेगी, बैंडेड लगी रहेगी, तो कुछ दिनों की तकलीफ से एक लंबे समय तक इस देश के अर्थतंत्र को, इस देश की राजनीति को शुद्ध करने का ये प्रयास किया है और बहुत पवित्र मन से किया है। मैं मानता हूं देश की जनता हमारे प्रयास को समझेगी और उसका समर्थन करेगी और समर्थन हो भी रहा है। सभी लोग तकलीफ की तो बात कर रहे हैं, मगर साथ के साथ फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। और एक अफवाहें फैलाई जा रही, गृहिणी का क्या होगा, छोटे व्यक्ति का क्या होगा, छोटे कारोबारी का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, किसान का क्या होगा, छोटे मझले व्यापारी हैं उनका क्या होगा। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2.5 लाख तक 500 और 1000 के नोट आपके अकाउंट में आप बेखौफ होकर डाल दीजिए। कोई पूछताछ, कोई अकाउंट आपका लिए जाने वाला नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स की इंक्वायरी होने वाली है। और अगर 2.5 लाख से ज्यादा किसी के पास है तो इसने निश्चित रूप से हिसाब देना चाहिए। एक सवाल मुझे ट्विटर से मिला है कि उनका आशय ये उन्होंने लिखा तो बहुत कम शब्दों में है कि और अभी तक राजनीतिक दलों ने सबने बात तो की नोट से चंदा लेने के खिलाफ, कैश चंदा लेने के खिलाफ, लेकिन बीजेपी को पहले से इसकी जानकारी थी तो उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया और दूसरों को डंप कर दिया। मेरी पार्टी का अकाउंट हमेशा ठीक समय पर चुनाव आयोग और इनकम टैक्स दोनों जगह हम दायर करते हैं। हमने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अकाउंट निकाल कर देख ले, एवरेज उससे ज़्यादा पैसा गया है या कम गया है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, तो उत्तर प्रदेश के लिए आपकी पहली 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं अगर आप कल सरकार में आते हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात, सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, परिवार के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर सरकार जनता के लिए चलती है तो सरकार अपनी प्रायोरिटी ही स्वतः तय कर लेगी और जनता भी अपनी प्रायोरिटी तय करा लेगी। मगर यहाँ तो मालूम ही नहीं पड़ता। थोड़ा इसे खुल के बोलिए ना इस बात को। कौन चला रहा है, भतीजा चला रहा है, चाचा चला रहा है, पिताजी चला रहे, कौन चला रहे, मालूम ही नहीं पड़ता। जनता बेचारी हर रोज मुख्यमंत्री ढूंढती है कि मुख्यमंत्री कौन है इस राज्य का। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या
युवाओं की रोजगारी पर और विशेषकर कानून और व्यवस्था ठीक करने के लिए हम बहुत कड़ाई से काम करेंगे। और कानून और व्यवस्था सुधरते ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक जो लॉजिक दिया जाता है केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ये साथ में एक काउंटर लॉजिक भी दिया जाता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सी सरकारों ने ऐसा करके दिखाया। हाँ, बहुत सी सरकारों ने अच्छा कर दिखाया, मगर ये सरकार ने नहीं अच्छा कर दिखाया। इसलिए अब यहाँ पर दोनों सरकार एक होना बहुत जरूरी है। आपने महिलाओं की बात की, मैं फिर पहले महिलाओं पर लौटना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की एक निर्णायक आबादी है और आपने महिलाओं के लिए कहा हम सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, तो आप महिलाओं को कुछ बोलना चाहेंगे कि आपके सशक्तिकरण के मुद्दे 3 या 4 ये होंगे, ये प्रायोरिटीज़ आपकी होंगी ताकि आप इसे एग्जीक्यूट कर सकें आते ही, अगर आप आते हैं तो? देखिए, मैंने जब कानून और व्यवस्था की बात करी तो बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कानून और व्यवस्था की स्थिति तो ठीक ही होगी और महिला सुरक्षा को अपमोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ डीजीपी बैठे हुए थे, मैं उम्मीद करता था कि वो बैठे रहेंगे ताकि आप कानून व्यवस्था की बात करते, लेकिन मुझे लगता है अखबार और टेलीविज़न के जरिए उनको सुनाई पड़ जाएगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पशोपेश है। आपने आके यहाँ पे एक सोशल इंजीनियरिंग की कि अति पिछड़ों को और तमाम लोगों को अपने से जोड़ा, तो इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो परंपरागत वोट बैंक है अपर कास्ट, उसमें सेंध लग सकती है? देखिए, विकास की जरूरत पिछड़ों को भी है, अगड़ों को भी है, सबको है और हम विकास की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैंने शब्द प्रयोग किया है जो आज की राजनीति में लगभग ये शब्द प्रयोग अदृश्य हो गया है। हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स का एजेंडा परफॉर्मेंस आधारित हो। तो जैसे मन की बात के जरिए मोदी जी तो अपना एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं लोगों को, आप इस तरीके का कोई सिस्टम अभी तक बीजेपी स्टेट्स में नहीं है कि वो अपने एक रिपोर्ट कार्ड लोगों को दें महीने में, 2 महीने में किसी जरिए, तो क्या आपको एक राष्ट्रव्यापी सिस्टम ऐसा बनाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बना उसके पहले हमारे पूर्व अध्यक्षों ने एक परंपरा स्थापित की है, जहाँ पर भी सरकार होती है 1 साल समाप्त होते ही हमारा रिपोर्ट कार्ड हम रखते हैं और जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा अभियान करते हैं, जिसके माध्यम से 1 साल में हमने क्या किया वो लेकर लोगों के सामने जाते हैं। केंद्र सरकार ने भी जब जब हमारा 1 साल समाप्त हुआ, दोनों साल हम बहुत बड़े जनसंपर्क अभियान को, मीडिया को भी साथ में रखते हैं, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार ने 2 साल में क्या किया वो लेकर गए हैं। ये केंद्र सरकार ने हर 15 दिन में एक योजना बनाई है और वो योजना का अमल करने के लिए नीचे तक हम परिश्रम करें। एक राम मंदिर मुद्दा है, जब भी चुनाव आता है उसके थोड़े दिन पहले कुछ लोग बात करना इस पर, कुछ लोग ने मीडिया अवश्य बात करता है, मैं तो अभी बोला ही नहीं। मीडिया अपनी ओर से तो नहीं बोलता है ना, मीडिया अब सुब्रमण्यम स्वामी तो 31 दिसंबर की डेट जनता में से भी किसी ने नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा, अभी तो मीडिया ही पूछ रहा है। ये नुमाइंदगी में आपसे पूछ रहा था तो चलिए पूछ रहा हूँ तो जवाब दीजिए इसका। नहीं, हमारे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 31 दिसंबर तक हम मंदिर बना देंगे, वो स्वामी जी का बयान है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत फर्म है कि कोर्ट में केस लंबित है, या तो सर्वसहमति से मंदिर बन सकता है या तो कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बन सकता है। मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। 3 तलाक के मुद्दे पर आपके विरोधी ये कहते हैं कि आपने ऐसा मुस्लिम महिलाओं का मन जीतने के लिए किया, इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, करे भी तो क्या बुराई है, इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं करना चाहिए? हम अगर उनके अधिकार की बात करेंगे तो मुस्लिम महिलाओं को अच्छा ही लगेगा। मुस्लिम महिलाओं का मन आप जीत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक असुरक्षा का बोध भी हो रहा है कि ये बातें मुखरित हुई हैं, मस्जिदों से इस तरीके की तकरीरें दी गई जुम्मे के दिन उत्तर प्रदेश में कि ये दखल अंदाजी की जा रही है सरकार द्वारा। देखिए, ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है और ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित है। सरकार ने अपना पक्ष सर्वोच्च अदालत के सामने रख दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने कह दिया है कि भाई जहाँ तक
महिलाओं के अधिकार का सवाल है तो इसका हनन करने का अधिकार किसको नहीं है। ये क्या आप इसे एक बहस के तौर पर इसे आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसे आप एक चुनावी मुद्दा भी बनाना चाहेंगे? नहीं, जब बहस होती है तो अपने आप चुनावी मुद्दा बन जाता है। एक अगर चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है तो सभी पार्टी इसका समर्थन कर दे, मुद्दा बाहर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि या तो तो- बाई वे या हाईवे। नहीं, विवाद है तो मुद्दा बनेगा ही। अगर सभी पार्टियां इसका समर्थन कर देगी तो मुद्दा नहीं रहेगा। इसके लिए कोई आप एक राय करने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे जनता के बीच में जाएंगे अपनी बात? नहीं, मैंने तो अपील किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि भी सभी पार्टियां ये प्रोग्रेसिव स्टैंड को अपनाएं। एक सवाल कुशाग्र ने पूछा है कि इधर के दिनों में बड़ी तेजी से जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं, इस पर केंद्र सरकार कोई आवश्यक कदम उठाने जा रही है? नहीं, बहुत कदम उठाए। देखिए, पहले साल में ही दलानों के भाव कंट्रोल में नहीं रहे थे। हमने पहली बार आज़ादी के बाद दलानों के सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किए। इसके कारण लगभग 37% प्रोडक्शन देश में ही बढ़ा है और आज दलानों के भाव काफ़ी कंट्रोल हुए हैं। हमारी प्राथमिकता ही है कि खाने पीने की चीज़ों के भावों में कमी आए और मैं मानता हूं कि अभी जो कदम सरकार ने उठाए है, 500 और 1000 रुपये का नोट रद्द कर काले धन को बाहर निकालने का, सिस्टम से फेक करेंसी और काला धन मिलकर बहुत बड़ा हिस्सा बाहर निकल जाने वाला है। तो अपने आप महंगाई कम होगी। सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की नहीं, लोगों को फ्लैट्स भी बहुत कम दामों में मिलेंगे। तो रोटी कपड़ा मकान आप तीनों मुहैया कराएंगे लोगों को इस तरह? नहीं, मुहैया तो हो ही रहा है, मगर उसके दाम कम कराने की हमारी प्राथमिकता है। बात मैं आपसे करना चाहता था, आपका भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन ये घड़ी एक इशारा कर रही है और इसका सम्मान करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। और अमित शाह जी बात अपनी बहुत साफ और बड़े तरीके से बोलते हैं, उसमें वो कुछ झिझकते नहीं हैं। आपने आज इसका दीदार किया होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद अमित शाह जी। आप लोगों से अनुरोध